तो हेलो यार, स्वागत है आप सबका एक प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। मैं हूं दीपू भैया और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ाने वाला हूं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपको वीडियो के थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो को हम बहुत छोटा रखेंगे और सिर्फ ये समझेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है, उसका फील करने की कोशिश करेंगे एक बार कि क्या होता है एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका फॉर्मूला कैसे निकल कर आया असलियत में, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना थोड़ा सा ट्रिकी टर्म लगता है, हमें आसानी से समझ नहीं आता। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली लगता है क्या है, मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में, और बच्चों को लगता है कि बहुत भारी सा टर्म होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी इसमें, क्योंकि लग ही रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा भारी सा टर्म लग रहा है, बच्चों को समझ नहीं आता। बट समझ ना आने का रीजन ना एक चीज है, वो है पुअर प्रीवियस नॉलेज। आपकी पहले के जो चैप्टर्स है, जैसे लाइक आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, अगर आपका वो चैप्टर खराब है तो आपको शायद इनर्शिया के बारे में समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी सारी चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो एक्चुअली क्लियर क्या करना है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कॉन्सेप्ट है उसको हम उठाने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। कहां से उठाएंगे हम? एक्चुअली उसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से उठाएंगे। तो आप यहां पर देखना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें नहीं, पहले पहली चीज की बात करते हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की दो स्टेट पॉसिबल है। पहली होती है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकंड होती है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दो स्टेट पॉसिबल है ना, हमने पढ़ा था ये। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या लेट्स सपोज ये मार्कर ही है, अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर ये मार्कर अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्या मेरे को कोई बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इसी स्टेट में मेंटेन करने के लिए? नहीं ना। यही हमने एनएलएम में पढ़ा था कि बेसिकली अगर कोई भी बॉडी लेट्स से कि वो कौन सी स्टेट में है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो मेरे को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको इसी की स्टेट में मेंटेन करके रखने के लिए। या फिर मान लो ये मार्कर है, ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि कैसी स्टेट में है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो मेरे को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की बाहर से इससे जरूरत नहीं है, ताकि ये अपनी स्टेट को मेंटेन कर सके, वो अपने आप मेंटेन रखेगा, कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम वही चीज लिखने वाले हैं कि देयर आर टू पॉसिबल स्टेट ऑफ बॉडी। लिखेंगे यहाँ पर देयर आर टू पॉसिबल, देयर आर टू पॉसिबल स्टेट, देयर आर टू पॉसिबल स्टेट ऑफ बॉडी। दो ही पॉसिबल स्टेट है बॉडी की, ठीक है। एक मैंने आपको क्या बताई, एक होती है आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहां पर सारे लिखेंगे, पहली पॉसिबल स्टेट जो है वो है हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। हेडिंग की चिंता मत करिए, आप हेडिंग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग पे अभी हम आएंगे, तो चिंता मत करना। पहली होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी होती है हमारी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे हम? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सबको क्लियर है ये चीज? इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? इसके बाद मैंने ये बताया कि मान लो अगर उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना है, तो उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। क्या? उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो यहां पे लिखना नो एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखेंगे यहां पर हम? नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स is required to keep the object, is required to keep the to keep the object in same particular state, in same particular state, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। बट डेफिनेटली अगर हमें स्टेट चेंज करनी पड़ी तो मान ले भाई, मेरे दिमाग में आया कि मार्कर आराम से यहाँ पर रेस्ट में पड़ा हुआ है, और मेरे दिमाग में आया खुरापाती कि भाई मेरे को तो लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा। क्या करूंगा? इस पे फोर्स लगाऊंगा, ताकि इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है मैं उसको चेंज कर सकूं। सिंपल सी बात है ना। मान ले अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है कहीं पर और तेरे को उसको चलाना है, तो क्या करेगा? फोर्स ही तो लगाएगा उस पर, या ऐसी तेरे पास शक्ति है भाई यू कर देगा, है ना? यू तो होने नहीं वाला। तो सिंपल सी बात है, हम उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से उसकी क्या चेंज होगी? स्टेट चेंज होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर किस लिए होती है? किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए होती है। तो उस चीज को यहां पर देख सकते हैं हम,
यहां पर लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे यहां पर हम? एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, external force is required to change the state of body. External force is required to change the state of body, to change the state of body. समझ आया सबके? बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक एलएलएम का बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे, छोटे से कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हम उसी चीज पे एक बार थोड़ा सा नजर डाल रहे हैं कि हाँ ये बेसिक सी चीज है कि अगर कोई भी बॉडी की स्टेट है, अगर उसको मेंटेन रखना है या फिर मान लो स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर बॉडी को हमेशा रहना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा होता या उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये था कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा कब? अगर हमें किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तब हमारा एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। आप ये सारी चीजें नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी, तो अब देखते हैं एक बार, हमने पढ़ा कि दो स्टेट पॉसिबल है बॉडी की, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बट अब देखना, अब क्या देखने वाले हैं। लेट सपोज यहां पर एक ब्लॉक रखा है। क्या रखा है? यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है पहले से। लेट सपोज इसका मास है m। कितना है इसका मास? m है। लेट सपोज इसके ऊपर मैंने कुछ F फोर्स लगाया। अच्छा, F फोर्स मत लगाओ अभी, मेरे को सबसे पहले ये बताओ, अगर ये ब्लॉक यहाँ पर शांति से रखा हुआ है, प्यारा सा ब्लॉक, नासा ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसकी स्टेट कैसी है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट है? ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसकी जो स्टेट है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक विल बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट। ब्लॉक विल बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट। किस पर है ब्लॉक? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर मेरे को ये स्टेट चेंज करनी है तो मेरे को बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अब लगाते हैं हम F फोर्स। कितना फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर? हम कुछ F फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस मास पर F फोर्स अप्लाई करूंगा तो एक्चुअली जब इसकी स्टेट चेंज हो रही होगी ना, तो यहाँ पर एक चीज होगी, जैसे ही मैं इस पे अप्लाई करूंगा एक F फोर्स, तो इस मास के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। अब बोलोगे इनर्शिया क्या है? इनर्शिया देखो मास की प्रॉपर्टी है। क्या है? मास की प्रॉपर्टी है। अच्छा, करती क्या है? करती है ये काम है, मान लो अब मैंने इसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करी। इनर्शिया बहुत आलसी है। इनर्शिया चाहता है भाई मेरी मास, जिस मास में इनर्शिया हूं, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, या फिर अगर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। मतलब अगर मोटा मोटा बोलूं मैं, वो अपनी चेंज मतलब अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देता। इनर्शिया क्या करता है? अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर मास को या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो इनर्शिया क्या करता है? उसके कॉज को अपोज करता है। क्या करता है? उसके कॉज को अपोज करता है। तो यहां पर हम वो चीज लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, यहां पर लिखेंगे हम व्हेन वी अप्लाई फोर्स, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन m mass block, when we apply force on m mass block, on m mass block, जैसे मैं m mass के ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो उसका जो इनर्शिया है, मास के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। its inertia will oppose, its inertia will oppose the cause। एक बात बताओ, मोशन को अपोज करेगा या कॉज को अपोज करेगा? कॉज को अपोज करेगा, एकदम सही। किसको अपोज करेगा? कॉज को अपोज करेगा, जो कि उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। और यहाँ पर कॉज क्या है? यहाँ पर कॉज फोर्स ही तो है, ये फोर्स ही तो था जो उसकी स्टेट को क्या कर रहा था? चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो इनर्शिया मोशन को अपोज नहीं करेगा, इनर्शिया अपोज करेगा हमारे फोर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स इनर्शिया विल अपोज द कॉज ऑफ चेंजिंग स्टेट, विल अपोज द कॉज ऑफ change in state, will oppose the cause of change in state। समझ आया? अच्छा, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ यार, यहाँ पर एक मार्कर रखा है और यहाँ पर मैं क्या करूं कोई भारी चीज उठा के ले आऊं। हाँ, बॉटल रख लेते हैं। ये देखो, ये बॉटल है मेरे पास और ये क्या है? मेरा मार्कर है। अब मेरे को सिंपल सी बात बता, दोनों टेबल पे रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों टेबल पे आराम से रखे। मान ले इस हाथ में मैंने बॉटल रख दी, इस हाथ में मैंने मार्कर रख दिया। अगर तुमसे बोलूं कि दोनों को डिस्प्लेस करो,
या दोनों पे फोर्स लगाओ और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, या फिर मैं और अलग भाषा में बात करूं, आपसे फिजिक्स की भाषा में बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों कहां पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना है और इन दोनों को मोशन में लेकर आना है और आप फोर्स लगाओ इन दोनों पे, तो मेरे को एक बात बताओ, किसको डिस्प्लेस करना आसान होगा, इस मार्कर को या फिर बॉटल को? ये कैसा सवाल है सर? सिंपल सी बात है, मार्कर को डिस्प्लेस करना आसान है, हल्का है, इसका मास कम है, मास कम है। जिस चीज का मास कम होता है उसको डिस्प्लेस करना क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, उसको डिस्प्लेस करना आसान होता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? मतलब बहुत ही अजीब सी बात है कि भाई यार हम करते तो है, हमने फील करा है कि भाई भारी चीज है यार, धक्का लगाते रहो बड़ी मुश्किल से हिलेगी, छोटी चीज बड़ी जल्दी हिल जाती है, मतलब जल्दी नहीं बोलूंगा बट हाँ आसानी से हो जाती है डिस्प्ले। सिंपल सी बात है। अगर मैं कभी सोचने जाऊं, जैसे रीलों में बोलते हैं ना कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कभी सोचा है? अगर मैं तुमसे बोलूं ये चीज, तो सिंपल सी बात बता यार, हमें पता है कि यार एक छोटी चीज को मैं धक्का दूंगा आसानी से हिल जाएगी वो चीज, पर बड़ी चीज नहीं हिलती। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। आपने तो बस फील करा है कि हाँ भाई बड़ी चीज है इसलिए नहीं हिलती, पर बड़ी चीज है उससे क्या मतलब है हमें? हम तो फोर्स दोनों को बराबर लगा रहे हैं ना। छोटी चीज तो जल्दी हिल जा रही है और बड़ी वाली चीज को हिलाने में हमें ज्यादा कष्ट लग रहा है। तो उसी का रीजन है इनर्शिया। उसी का क्या रीजन है? इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। बड़ी बॉडी के पास ज्यादा इनर्शिया होता है और छोटी बॉडी के पास इतना इनर्शिया नहीं होता। एक्चुअली जो चेंज इन स्टेट को अपोज कर रहा है वो क्या इनर्शिया ही तो है। तो बड़ी बॉडी अगर होगी उसके पास ज्यादा इनर्शिया है तो वो ज्यादा अपोज करता है हमारे फोर्स को, इसलिए हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और छोटे से अगर कोई बॉडी में छोटा सा कोई मास रखता है और इसमें मैं फोर्स लगाऊं तो बेचारा अपोज कर ही नहीं पाएगा, इसलिए आसानी से डिस्प्लेस हो जाता है। तो यही रीजन है और यही है असली फिजिक्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हमारी प्रॉपर्टी है इनर्शिया, मास की ही प्रॉपर्टी है, इसमें जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। जितना ज्यादा मास हमारा उतनी ही ज्यादा क्या होगी किसी भी बॉडी की इनर्शिया रहने वाली है। ठीक है, अब हमारा इनर्शिया वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। देखो इनर्शिया जो होता है ना बहुत टाइप का होता है, अलग अलग बॉडीज के पास अलग अलग टाइप का इनर्शिया होता है। बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये हमें देखना है रोटेशनल बॉडी में। रोटेशनल बॉडी क्या होती है? रोटेशनल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि रोटेट कर रही, क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है ना पूरा का पूरा, ये तो मैंने तुम्हें जनरल टर्म बता दी, एक नॉर्मल इनर्शिया बता दी, एक जनरली बता दिया टर्म कैसे होता है इनर्शिया, होता क्या है, उसका फील्ड क्या होता है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेसिफिक इनर्शिया जिसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हम पढ़ते हैं किसी रोटेशनल बॉडी में। किसमें पढ़ते हैं? रोटेशनल बॉडी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना आप इस चीज को नोट कर लो, अब रोटेशनल बॉडी में पढ़ते हैं ना, तो पहले हम रोटेशनल बॉडी बनाएंगे, उसके बाद सारी चीजें समझेंगे धीमे धीमे करके कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और उसमें कैसे फील ले सकते हैं हम कि एक्चुअली है क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आप ये चीज नोट करो, देन हम आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे अब हम? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सारे हेडिंग डालेंगे यहां पर, बड़ी बड़ी हेडिंग। क्या डालेंगे हम लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं एक अलग टाइप का इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। है तो इनर्शिया ही ना भाई, इनर्शिया का अलग नाम रख दिया। देखेंगे इसमें किस तरीके से हम फील ले सकते हैं। आपको हर चीज में फील ही तो चाहिए। अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या। मैंने क्या बोला, एक ऐसे टाइप का इनर्शिया है जो हम कैसी बॉडी में पढ़ते हैं? रोटेट होती हुई बॉडी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी बना लेते हैं। मान लीजिए सर्कुलर बॉडी बना दी मैंने। क्या बना दी? एक सर्कुलर बॉडी बना दी। रोटेट भी तो करा होता है, रखने से क्या होगा, करते हैं रोटेट करते हैं। मान लो बीच में से इसकी एक्सिस जा रही है, इसका क्रॉस का मतलब होता है कि अंदर जाती हुई एक्सिस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर जाती हुई मेरी एक्सिस है। अब जो एक्सिस है, लेट सपोज किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। एंगुलर टर्म में वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं हम, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब इस एक्सिस के अबाउट, मान लो ये एक्सिस है, इसके अबाउट कोई चक्री है और मैंने उसको घुमा दिया, उधर की साइड को घुमा दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। मैंने बोला कि पूरी चक्री का टोटल मास है m। मान सकता हूं ना कुछ मास तो होगा ना। मैंने डिस्क मान लिया, डिस्क है, उसका टोटल मास है m। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल अज्यूम करूंगा। क्या करूंगा? छोटे छोटे पार्टिकल इसे डिस्क के अज्यूम करूंगा। लेट सपोज यहां से मैंने कोई पार्टिकल अज्यूम कर लिया, कुछ m1 पार्टिकल। क्या अज्यूम कर लिया मैंने? कोई m1 पार्टिकल अज्यूम कर लिया।
मैंने ऐसा माना कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, जिसके अबाउट पूरा मास क्या करता है, रोटेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां लिख देता हूं मैं साइड में छोटा सा, ये क्या है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहां पर देखना, मैंने m1 मास माना है, लेट्स सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी r1 डिस्टेंस पे है। ऐसे ही सिमिलरली मैंने यहां पर कोई m2 मास मान लिया। क्या मान लिया, यहां पर मैंने m2 मास मान लिया। लेट्स से ये कोई r2 डिस्टेंस पे है। अब देखो मैंने जो पूरी डिस्क थी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाई थी, यानी कि अब ये रिजिड बॉडी एक तरीके से, तो इसके सारे जो पार्टिकल हैं वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। यानी कि ये जो पार्टिकल है इस पे भी इतनी ही एंगुलर वेलोसिटी लग रही होगी और इस वाले पार्टिकल की भी इतनी एंगुलर वेलोसिटी लग रही होगी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी तो आएगी। अगर यहां पर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूं दोनों पार्टिकल की, तो लेट सपोज अगर मैं इस वाले ऊपर वाले पार्टिकल की m1 पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैंने बोला लेट से v1 वेलोसिटी। क्या आपको रिलेशन पता है लीनियर टर्म्स में और एंगुलर टर्म्स में? हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर साइड में छोटा सा, तो आप उस चीज को आज से ध्यान रखिएगा, वरना वो चीज हमें पहले पढ़नी थी सर्कुलर मोशन में, उस टॉपिक पे भी आएंगे बाद में। पर आज का जो टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेशन बताऊं कौन से टर्म्स में, लीनियर टर्म्स में, और साथ ही साथ में क्या दिखाऊंगा आपको, एंगुलर टर्म्स। लीनियर टर्म्स, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर लीनियर लिखा मैंने और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एंगुलर लिख दिया। यानी कि एक साइड हम देखेंगे लीनियर टर्म्स, एक साइड देखेंगे एंगुलर टर्म्स। लीनियर टर्म्स की अगर मैं बात करता हूं आपसे, एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, एकदम बीच में लिख लेते हैं, सॉरी वही लिखूंगा, पिटाना मत। यहां पर देखिए, यहां मैंने लिखा लीनियर टर्म्स। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, लीनियर टर्म्स, और इसके साइड में हम लिखेंगे एंगुलर टर्म्स। क्या लिखेंगे इसके साइड में हम, एंगुलर टर्म्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लीनियर में मैंने लिखा लेट्स से डिस्प्लेसमेंट। लीनियर टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बताते हैं। ऐसे अगर मैं एंगुलर टर्म में देखूंगा, तो एंगुलर टर्म में देखते हैं हम कितना एंगल रोटेट करें। यहां पर बताते हैं डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, यहां पर वेलोसिटी को बताते हैं dt से। dt मैंने छोटा सा लिख दिया नीचे, t का मतलब होता है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। t का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ऐसे अगर मैं एंगुलर टर्म में बात करूं तो यहाँ पर ओमेगा बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर अगर बात करूं एक्सेलरेशन की, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। और यहां पर अगर एंगुलर टर्म में बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है अल्फा। सर ये तो ठीक है, आपने लीनियर अलग बता दिया, एंगुलर अलग बता दिया, रिलेशन का बताया, रिलेशन की बात हो रही थी ना। रिलेशन भी देखो यार कैसी बात कर रहे हो। अगर मैं s की वैल्यू लिखूं और उसका रिलेशन निकालो एंगुलर टर्म से, तो s बराबर होता है r इंटू थीटा। अरे आर्क लेंथ है ये, आर्क लेंथ निकालते हैं ना, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सेंटर है उसका, यहाँ से कुछ वो थीटा एंगल घूमा, तो हम ये चीज निकालते हैं ना कि वो पार्टिकल एक्चुअली में कितना चला होगा। मान लो इसका रेडियस r है, तो ये आर्क लेंथ कितनी निकल के आती है, r इंटू थीटा निकल के आती है, वही लिखा है मैंने। अब देखो वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी बराबर क्या होता है हमारा, r इंटू ओमेगा होता है। ऐसे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और अल्फा का रिलेशन होता है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ अल्फा। ये चीजें क्लियर है। तो अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ ओमेगा के टर्म में, तो क्या लिखूंगा, इसका डिस्टेंस कितना है, r1 है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, तो v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी r1 टाइम्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं वैल्यू निकालूं v2 की, m2 की जो वेलोसिटी है उसको v2 लिख लिया, अगर v2 की वेलोसिटी निकालूं यहाँ पर, तो v2 की वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, r2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये चीजें क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम पूरे डिस्क की क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। एक्चुअली धीमे धीमे करके हम आ रहे हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टील वाले टॉपिक पे, तो थोड़ा सा सब्र रखो। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं एक बार। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होगा यार सबको, काइनेटिक एनर्जी तो पढ़कर आए हो ना वर्क एनर्जी पावर में। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं ट्रांसलेशन वाले टर्म्स में बात करूं, क्या होता है हमारा, हाफ m। अगर मान लो मैं m1 मास के लिख रहा हूं, मैं छोटे छोटे पार्टिकल के लिख रहा हूं, मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने बहुत सारे पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अगर मैं उन सबको प्लस कर दूंगा, स्केलर होते काइनेटिक एनर्जी, अगर उन सबको प्लस कर दूंगा तो पूरे डिस्क की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं, डिस्क की निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर लिखूं पहले वाले मास की काइनेटिक एनर्जी, तो लिखूंगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाले मास की लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ m2
v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल लिए मैंने उन सबकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी प्लस कर दूंगा। अब यहां से क्या करते हैं, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओमेगा वाली टर्म में, क्योंकि एक्चुअली में ना हमें जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अभी वो इन फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन निकालनी है, और जो भी चीजें पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे लीनियर टर्म कम से कम आए उसके अंदर। तो हम यहाँ के हाफ लिखा हमने, m1 ही रहेगा, और v1 को क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा, और v1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम r1 का स्क्वायर एन ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हम प्लस करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ m2, और v2 को क्या लिखेंगे r2 ओमेगा, और v2 के स्क्वायर को क्या लिख देंगे यहाँ पर हम r2 का स्क्वायर एंड ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ से कॉमन वाली चीजें हम बाहर निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने हाफ बाहर निकाला, यहाँ से मैंने m1 को तो बाहर निकाल नहीं सकते, अभी हाफ बाहर निकाला, अंदर मैंने रखा m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या रखा है, एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स होंगे वो सारी लिख दूंगा। अच्छा ओमेगा स्क्वायर भी तो है भाई, ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर ले लो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ देखकर, ऊपर हमने लिखा था, अगर ट्रांसलेशन वाले टर्म में बात करूं, लीनियर पैरामीटर्स में बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको कुछ वैसे टर्म नहीं लग रही, हाफ का टर्म भी सेम आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी v थी, यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी नहीं लग रही है, आपको लग रही होगी डेफिनेटली, भाई सेम पैटर्न लग रहा है ना, हाफ एम स्क्वायर वाला पैटर्न लग रहा है। तो ये जो टर्म आ रहा है ना, ये कुछ मास जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये वाला टर्म आपको, मास जैसा लग रहा है। ये जो टर्म आया है ये टर्म मास जैसा लग रहा है, ये टर्म मास जैसा लग रहा है। एक मिनट देख लूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार एक मिनट देना। हाँ जी दिख रहा है। तो देखिए ये वाला टर्म जो है आपको मास जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली में क्या मास है ये, भाई मास तो m होता है ना, ये तो m1 r1 का स्क्वायर है, ये मास नहीं है, ये मास नहीं है, बट ये मास नहीं है, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है। कभी किसी को मास लिखे हो अगले पेपर में, तुम्हारा भरोसा नहीं है भाई, बट ये मास नहीं है। ठीक है, समझ आई आपको ये चीज। बेसिकली ये टर्म मास जैसे हमें प्रतीत हुई है थी, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था, लीनियर पैरामीटर में काइनेटिक एनर्जी देखी थी। देखो हाफ से हाफ कंपेयर हो गया, वेलोसिटी के स्क्वायर से वेलोसिटी का स्क्वायर कंपेयर हो गया। बीच वाली जो टर्म है उसका जो फील है वो मास जैसा फील आ रहा है, और ये जो मास जैसा फील आ रहा है ना, यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मास जैसा टर्म निकल के आया ना यहाँ पर, यही किसका टर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आपको कहीं ना कहीं फील आया। हमने एनएलएम पढ़ा शुरू में, उसमें हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी थी, मास की प्रॉपर्टी थी। और इनर्शिया कर क्या रहा था, कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को अपोज कर रहा था। ये तो काम था मास का, एक्चुअली मास का नहीं था, बट मास की ही प्रॉपर्टी थी इनर्शिया जो ये काम कर रही थी। तो एक्चुअली ये जो मास जैसा कम निकल के आया है ना, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। इसी को क्या बोलते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर देखेंगे यही चीज क्या है हमारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, एक्चुअली हमने देखा एनएलएम के अंदर जो मास था, जब हमने उसको डिस्प्लेस कराने की कोशिश करी, बेसिकली उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करी, तो ऐसे टाइम में जो उसका मास की इनर्शिया थी उसने अपोज करा कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को। सिमिलरली यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये क्या करता है, ये भी अपोज करता है कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट को। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, ये बॉडी है मान लीजिए, अब ये रेस्ट पे रखी है। अगर मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश करूं टॉर्क लगा के इसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मेरा अंगूठा है, इस पॉइंट के अबाउट मैं इसको रोटेट कराने वाला हूं, तो मेरे को टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है, आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो मान लीजिए इस पॉइंट से ये आर होगा मेरा, और इससे परपेंडिकुलर फोर्स लगा के रोटेट कराने की कोशिश करूंगा, यानी कि इसकी रोटेशनल स्टेट को चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो क्या चीज अपोज करेगी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्चुअली अगर मेरे को किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या पता है, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उस चीज से ये चीज पता कर सकते हैं कि उस बॉडी को घुमाना कितना डिफिकल्ट होगा। आई बात समझ। मान लो अगर कोई दो बॉडी रखी है, मान लो ये बॉडी है मेरे पास और एक मार्कर है, सिमिलर सी बात है भाई, इसको दो घुमा दूंगा मैं, ये घुमा दिया मैंने, तो इसको बोतल को घुमा के दिखा, घुमा के दिखा, कौन सी चीज जल्दी घूम गई, मार्कर जल्दी घूम गया ना, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और इसी बॉटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा।
इसकी वजह से इस बॉटल को घुमाना मुश्किल है मेरे लिए और इस मार्कर को घुमाना क्या है, आसान है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली इसी चीज का फील्ड है कि हम किसी बॉडी को कितनी आसानी से घुमा सकते हैं। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स अस आइडिया हाउ डिफिकल्ट इज टू रोटेट अ पर्टिकुलर बॉडी। समझ आया? यही है असली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज को एक बार लिख भी लेते हैं और यहां से फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बताते हैं आई से। किससे बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? हम आई से बताते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा? देखो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ऐसी बहुत सारी टर्म्स होगी। तो यहाँ पर हम समेशन का साइन लगा देंगे। किसका साइन लगा देंगे? समेशन का साइन लगाकर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m1 r1 का स्क्वायर। समेशन का साइन आप यहाँ पर लगा देना और इस तरीके से लिख देना। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। एक मिनट मेरे को देखने दीजिए एक चीज। हाँ जी, दिख रहा है कैमरे में। अब देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये स्केलर टर्म्स होती है। कैसी टर्म है हमारी? स्केलर टर्म है। स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर टर्म है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? यूनिट की बात करूं। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो देख लिया ना आपने, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कहां से लेना है आपने? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तब आप इजीली समझ जाएंगे ये चीज। एम आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई से बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो इसकी यूनिट अगर हम निकाले, देखो मास की क्या होती है? केजी होती है। और साथ में हमने क्या कर रखा है? डिस्टेंस का स्क्वायर कर रखा है, आर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस के स्क्वायर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी? इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अच्छा आप देखिए, जैसे आपने ये रिलेशन निकाला लीनियर टर्म और एंगुलर टर्म में, आपको ये चीज क्लियर आ चुकी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील्ड दिला दिया मैंने, एक्चुअली है क्या चीज। अब और ज्यादा फील्ड लेते हैं थोड़ा मैथमेटिकली, मतलब फॉर्मूले देखकर एक बार फील्ड ले लेते हैं इस चीज का। जैसे मैंने रिलेशन बताया लीनियर टर्म में और एंगुलर टर्म में, ऐसा एक और रिलेशन निकल के आता है। लीनियर टर्म में जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगाते थे, क्या लगाते थे? फोर्स लगाते थे। अच्छा आपने ये सारी चीजें नोट कर ली। आप एक बार ये नीचे वाला पार्ट पूरा नोट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट नोट कर लीजिए। आप एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा। जिसने नोट नहीं करा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से हमने क्या समझ लिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समझ लिया। अब यहाँ पर देखना, जैसे हम अपने लीनियर पैरामीटर में किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ऐसे एंगुलर टर्म में किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए? रोटेट करवाने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं टॉर्क, जिसे बताते हैं टाउ से। ये क्या हमारा टॉर्क है। क्या है ये? टॉर्क है। ये जो टॉर्क होता है ना, इसको हम रोटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, यानी कि किसी बॉडी को रोटेट कराने वाला फोर्स, रोटेशनल फोर्स बोलेंगे। अगर आपको यहाँ पर बोलूं कि पहले टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते, चलो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया भी था बोलते बोलते, जब मैं बॉटल का एग्जांपल दे रहा था आपको। आर होता है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स से, जो कि हमारे डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है। मान लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मेरे को घुमाना है, इस पॉइंट के अबाउट इस मार्कर को वो करना है, रोटेट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा? यहां से डिस्टेंस हो गया मेरा आर डिस्टेंस, यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा और ऐसा फोर्स लगाऊंगा जो कि इस आर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा, तभी तो रोटेट कर पाएगी बॉडी। अगर मैं इसी आर डिस्टेंस से ऊपर फोर्स लगा दूं तो मार्कर तो ऊपर उठेगा, रोटेट तो करेगा नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टॉर्क का, आर क्रॉस एफ निकल के आता है। तो यहां पर अगर दोबारा फोर्स पे आऊं मैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर यहां पर बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय आर कर दो, क्या कर दूं मैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय आर, क्या कर दूंगा? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय आर कर दूं, वही डिस्टेंस आर डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा? आर एफ बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? आर एम, ये ट्रांसलेशनल बन जाएगा। आर क्रॉस एफ क्या बन जाएगा आपका? टाउ बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? टाउ बन जाएगा। इस तरीके से बना दीजिए, ये टाउ हो गया आपका। आर को आर होने दीजिए, मास को भी मास रहने दीजिए। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हमारी किसके बराबर थी? आर इंटू एल्फा के बराबर। यहाँ पर लिख देंगे हम आर इंटू एल्फा। तो यहां पर हम टाउ को लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कराऊं, जो कि था हमारा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन,
देखो एक्सेलरेशन से अल्फा कंपेयर हो गया, फोर्स से हमारा टाउ कंपेयर हो गया, बचा मास। मास से कौन कंपेयर हो रहा है हमारा mr², जो हमने फील कहां से लिया था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से लिया था, वही सेम फील हमें कहां से आ रहा है, फोर्स के फॉर्मूले से भी आ रहा है। कि जो mr² वाली टर्म है ना, ये कुछ ना कुछ मास जैसे टर्म आ रही है, और यही वो चीज है जो कि हमें बताती है कि किसी भी बॉडी को रोटेट करना कितना मुश्किल होगा। इसी को बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। ठीक है, तो देखिए अगर आप सिंपल सी बात बताइए, नोट कर लीजिए एक बार आप, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। अब यहां पर आप देखना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, अगर नहीं लिया एक बार पीछे वीडियो करके ना एक बार आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब यहां पर हम देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास है एक 5 केजी का ब्लॉक। जो चीज मैंने ओरली बता दी है उसको बस एक बार लिखवा रहा हूं आपको। 5 केजी का ब्लॉक है, 10 केजी का ब्लॉक है, हमें पता है कि भाई 10 केजी के ब्लॉक को डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा, तो यहां पर लिखना, हम उल्टा सोचते हैं कि 5 केजी के ब्लॉक को डिस्प्लेस करना आसान होगा। इट इज इजियर, इट इज इजियर टू चेंज स्टेट, इट इज इजियर टू चेंज स्टेट ऑफ मास 5 केजी ब्लॉक, ऑफ मास 5 केजी ब्लॉक। 5 केजी का जो ब्लॉक है उसकी स्टेट को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं एज विद रिस्पेक्ट टू लिख लेते हैं, क्योंकि अब ऐसे तो बोल नहीं सकते ना, 5 केजी को किसी के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा कि आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज इजियर टू चेंज स्टेट ऑफ मास 5 केजी विद रिस्पेक्ट टू 10 केजी, विद रिस्पेक्ट टू 10 केजी एज इनर्शिया ऑफ 10 kg block, inertia of 10 kg block will be more, inertia of 10 kg block will be more, and it will be difficult, and it will be difficult to change, difficult to change the state of the body, state of the body। ये तो हमने पढ़ा था लीनियर वाले टर्म्स में, जो हमने शुरू में एकदम टॉपिक पढ़ा था ना उसमें पढ़ा था। और ऐसा होता भी इसलिए कि भाई जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी इनर्शिया होगी। अब जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ही हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में। एंड देखना यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पढ़ा लीनियर पैरामीटर्स के टर्म्स में, किसमें पढ़ा हमने, लीनियर पैरामीटर्स के टर्म्स में। ऐसे लिखना यहां पर सिमिलरली, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया will oppose, similarly moment of inertia will oppose the cause of change, will oppose the cause of change in rotational state of a body। क्या करेगा, cause of change in rotational state of a body को अपोज करेगा, rotational state, sorry, rotational state of a body। यानी कि अगर आप किसी चलती बॉडी को रोकना चाह रहे हैं, रोटेट होती बॉडी को रोकना चाह रहे हैं, स्टिल अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको रोकना मुश्किल होगा, और अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको रोकना आसान होगा। हम उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बहुत भारी बॉडी है तो उसको रोटेट कराने में भाई दम लगेगा। जैसे ये बॉटल थी, इसको रोटेट करवाने में मेरे को बहुत ज्यादा दम लग रहा था, बट ये मार्कर है, इसका मास कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी कम है, तो जिसकी वजह से मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं। तो यहां पर लिखना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा, जिसको हम आई से बताते हैं, इट गिव्स अस आइडिया, इट गिव्स अस आइडिया हाउ डिफिकल्ट, इट गिव्स अस आइडिया हाउ डिफिकल्ट इज टू रोटेट अ बॉडी, हाउ डिफिकल्ट इज टू रोटेट अ बॉडी, कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है किसी भी बॉडी को घुमाना, इसका फील हमें कौन देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और इसका फील भी अच्छे से आ चुका होगा।
हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, और पॉसिबल रहेगा तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन का आपको फील दिला सकूं कि आप कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल मेंटोरा क्लासेस, और आपका दीपू भैया आपके साथ ऐसे खड़ा रहेगा। आप अपना प्यार दिखाइए और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।